हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, देखिए कल जो है नोटिफिकेशन की वीडियो आई थी, मैंने उसको डाल दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सेट का एग्जाम होने वाला है वो पूरा पूरा किस पे बेस्ड था सर? यूजीसी नेट के सिलेबस पे बेस्ड था। तो मैंने सोचा कि जब नेट का सिलेबस ही पूछा जाएगा तो क्यों ना नेट का सिलेबस डिस्कस कर लिया जाए। और जो पूरा का पूरा पेपर वन तो सबके लिए है, तो पेपर वन का सिलेबस डिस्कस करूंगा, उसके साथ साथ पेपर टू कॉमर्स जिसको मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं इस चैनल पे, उसका सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, है ना जी। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हैं शुरुआत करते हैं जेट की, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, एक अच्छा मौका जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपके सिलेबस की दो पेपर होते हैं, ये डिटेल में हमने बता दिया है कि दो पेपर होंगे, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, एकदम कंप्यूटर मोड में होगा, सेम एज पर दी यूजीसी नेट एग्जाम। तो आप अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं तब तो दिक्कत ही नहीं है ना। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भैया यहां हमारे साथ बने रहिए, डेफिनेटली आपकी सारी प्रिपरेशन यहां पे कराई जाएगी। चलिए लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, आइए सेशन में देखिएगा। सबसे पहला जो है वो यूसी ग्रांट कमीशन, ये वही उस नेट ब्यूरो सिलेबस जो है पेपर वन, दो पेपर होते हैं ना, तो ये 50 क्वेश्चंस का वेटेज रखेगा आपका, कितना 50 क्वेश्चंस का। और ये जो 50 क्वेश्चंस का वेटेज रखने वाला है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा एनटीए के सिलेबस के हिसाब से। और अगर जेट में भी यही चीज पूछा जाना है तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट से पूछा जाएगा। टोटल 10 यूनिट है पेपर वन में। और पेपर वन पूछने का पर्पस ये रहता है कि भैया आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो आपके अंदर वो क्षमता है या नहीं है। और इसी में सबसे पहला यूनिट जो दिया गया है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। किसका दिया गया? टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं टीचिंग के कॉन्सेप्ट कि बेसिकली एक टीचर क्या क्या करता है क्लास के दौरान, क्लास में, क्लास से पहले, क्लास के बाद में, उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं, लर्नर के प्रति बिहेवियर क्या होता है, वो सारा टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है। जैसे टीचिंग के कॉन्सेप्ट हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गया, लेवल ऑफ टीचिंग की कितने लेवल्स पे टीचिंग होती है। बेसिकली 3 लेवल पे हमारे टीचिंग होती है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके बेस पर कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये पूछा गया। फिर लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए कि लर्नर कैसे बिहेव करता है, कैसे एक लर्नर एडोलसेंट पे जाता है, एडल्ट लर्नर कैसे बनता है, उसके एकेडमिक, सोशल और कॉग्निटिव थॉट्स के बेस पर सारी चीजें पूछी गई, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस पूछे गए। अब फैक्टर, कौन कौन से एक्सेस फैक्टर होते हैं जो टीचर रिलेटेड हैं, कौन कौन से लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को इंपॉर्टेंट देते हैं, कौन कौन से सपोर्ट मटेरियल जो टीचिंग इफेक्टिव होता है उससे, और कौन से ऐसे एनवायरनमेंट है या इंस्टीट्यूशन है जो इंपैक्टफुल रहते हैं टीचर्स के लिए। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग है कि कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे टीचर सेंटर्ड मेथड है, लर्नर सेंटर्ड मेथड है, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड्स है, स्वयं है, स्वयं प्रभा है ना, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेडिशनल मॉडर्न आईसीटी बेस्ड। उसके बाद है इवैल्यूएशन सिस्टम है टीचिंग का, कि जैसे देखो जब पढ़ा लिए तो फिर इवैल्यूएट भी तो करोगे बच्चों के बारे में, तो उसके सिस्टम्स को पढ़ाया गया यहाँ पे कि भैया कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है हायर एजुकेशन में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये टीचिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, जिसका हम लोग डिटेल में आपको पढ़ाई इसी चैनल पे करवा देंगे। यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो बेसिकली जब आप जेट करेंगे तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे, आप पीएचडी भी करेंगे। तो जब पीएचडी करेंगे तो वहां आपको करना पड़ेगा रिसर्च। तो इसीलिए बेसिक नॉलेज आपसे पूछा जाता है कि रिसर्च क्या होता है, कैसे टाइप्स रिसर्च के हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या होती हैं, मेथड्स है ना, मेथड्स कौन से होते हैं, कौन कौन सा मेथोडोलॉजी आप लगाएंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स या क्वालिटेटिव टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, और भी बहुत सारे हैं। रिसर्च के स्टेप्स या प्रोसेस क्या है, क्या होता है प्रोसेस ऑफ रिसर्च, क्या होता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, तो इसकी चर्चा करनी है, डिटेल में हम चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। इसको आप अभी सिलेबस को ध्यान से समझिएगा। थीसिस और आर्टिकल राइटिंग्स कैसे होती है, फॉर्मेट क्या होता है, एपीए, एमएलए, ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं, इसके बारे में। अब
आईसीटी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रिसर्च पे क्या एप्लीकेशन है, इसकी चर्चा हमें करनी है। रिसर्च एथिक्स क्या होता है, एथिक्स का अगर हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि भैया क्या सही या क्या गलत हो रहा है, तो रिसर्च में क्या सही और क्या गलत का डिफरेंशिएशन करना, ये रिसर्च एथिक्स हो जाएगा। बेसिक बात हम भाषा में बात करें तो उस बेसिस पर अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो एक पैसेज पूछा जाता है, 5 क्वेश्चंस का एक पैसेज, तो यहां भी पूछा जा सकता है ना। उस बेस पर यूनिट 4 की बात करें तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मींस सर जो भी बात आप कर रहे हैं, जो भी बात आप पहुंचाना चाह रहे हैं सामने वाले तक, वही बात सामने वाला समझ गया तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके टाइप कितने तरह की कम्युनिकेशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन का, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो सबसे इंपैक्टफुल है, सबसे अच्छा है, वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है हर टीचर्स के लिए कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है। अब देखो जब बात हम लोग करते हैं, जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है तो उस समय ना बात करते के टाइम में कुछ ना कुछ हमारे बीच में दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आता है, परेशानी आती है, उसको बोलते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, उसके बीच में आने वाले बैरियर्स होते हैं। तो इसके बारे में भी हमें डिटेल में चर्चा करनी है। मास मीडिया और सोसाइटी की चर्चा करनी है कि जो आजकल की मीडिया उसके बारे में और सोसाइटी के बारे में ये हमसे पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो यूनिट 5 है ये तो आप लोग सब जानते होंगे, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, क्या है रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग के टाइप्स पूछे जाएंगे जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड ब्लड रिलेशनशिप, है ना। और मैथ्स की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, ये सारी चीज के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। इसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग क्या है, तो लॉजिकल रीजनिंग को ना वेस्टर्न रीजनिंग में बांटा गया। लॉजिकल रीजनिंग में 2 तरह की रीजनिंग है, यहां से यहां तक आप ये वेस्टर्न ये रीजनिंग हो गया वेस्टर्न, और इधर हो गया इंडियन लॉजिक। तो इंडियन लॉजिक में वेद, वेदा, प्रमाणा, है ना, 5 टाइप के प्रमाण होते हैं, तो उन प्रमाण की यहां चर्चा करनी है। उसके बाद अनुमान, अनुमान के टाइप्स हैं, कुछ फैलेसीज हैं, इसकी चर्चा करनी है। और अगर हम बात करें वेस्टर्न लॉजिक की तो हम आर्गुमेंट्स की चर्चा करेंगे, आर्गुमेंट के फॉर्म्स की, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस की, मूड्स एंड फिगर एक यूनिट है, बहुत मजेदार यूनिट है। मतलब ये 5 क्वेश्चंस यहां से ना फ्री वाले नंबर होते हैं, अगर आप समझ गए तो ये सबसे बेहतरीन यूनिट है। उसके बाद है फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज की, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशन, डिनोटेशन, क्लासिकल स्क्वायर ऑपोजिशन, बहुत इजी यूनिट्स है, मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद है डीआई। तो जब आप मैथ्स, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन पढ़ लोगे तो उसके बाद इतने तरह की डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है, आप इसका प्रैक्टिस है, जितना आप इससे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ये बात है। उसके बाद है आईसीटी। आईसीटी में आपको जनरल एब्रिविएशन या टर्मिनोलॉजी है, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या, ऑडियो क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या, आपका इसमें बहुत सारी चीजें और आएंगे, मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। डिजिटल इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन में, इसको पढ़ने हैं, ठीक है। आईसीटी और गवर्नेंस ये अभी नहीं चल रहा है तो इसको आप रोक सकते हैं। ये आईसीटी और गवर्नेंस बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको पढ़ भी लेंगे, हम पढ़ा देंगे। उसके साथ साथ है यूनिट 9 में पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, जिसमें आपको मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, ह्यूमन और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन कैसे है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में, है ना, और उसका इंपैक्ट क्या है एनवायरनमेंट पर, ये पढ़ना है। इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे लोकल, रीजनल और आपका नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर क्या होता है इश्यूज, इसके बारे में चर्चा करनी है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सारे की बात में पढ़ना है, ठीक है। नेचुरल और एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, सोलर, विंड एनर्जी, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, ये सारा। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी पढ़ना है, और जिसमें बहुत सारे मॉनिटर प्रोटोकॉल वगैरह जो जिसे बोलते हैं ना प्रोटोकॉल्स जो हुए हमारे, उसके बारे में चर्चा करनी है, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल, बायोडाइवर्सिटी मॉनिटर प्रोटोकॉल, रियो समिट, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी चर्चा करनी है। और यूनिट 10 जो लास्ट यूनिट है वो है हायर एजुकेशन। तो आप पढ़ाने जा रहे हैं हायर एजुकेशन को, तो आपको ध्यान देना होगा कि भैया जो एनिशिएट इंडिया में कैसे पढ़ाई हुई थी, उसका हायर एजुकेशन का सिस्टम क्या था, पोस्ट प्री वैदिक पोस्ट एजुकेशन और प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस की चर्चा, फिर इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या चीजें हुई, ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या होगा, प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन, फिर वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसकी चर्चा करनी है। ये आप यूनिट से हटा दिया गया है तो आप इसको हटा सकते हैं। तो ये रहा 50 क्वेश्चंस का टोटल सिलेबस जो आपको पढ़ाया जाएगा, इसी चैनल पे बने रहिएगा।
अब अगर हम बात करें पेपर टू कॉमर्स की, तो पेपर 1 वाले का जो है वो काम हो चुका है। तो पेपर टू कॉमर्स की अगर हम बात करें तो देखिएगा 10 यूनिट है, इसमें भी 10 यूनिट है। कौन कौन सा, ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं, टेंशन लेने की बात नहीं, पढ़ाएंगे। ये देखिए 10 यूनिट, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एचआरएम, फिर है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट यानी कि लॉ, और इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो ये सारी है जिसमें हमें कॉन्सेप्ट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के पढ़ने हैं, सारा चीज, पॉलिसीज हो गया, फिर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मैक्रो पॉलिसी है ना, फिर आपका मैक्रो एनवायरनमेंट पढ़ना है, फिर सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पढ़नी है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, तो ग्लोबलाइजेशन, इसके ड्राइवर्स, मोड क्या होगा इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने का, वो पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़नी है, बैरियर्स पढ़ने हैं, है ना, ये सारा चीज पढ़ना है, एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारे इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको पढ़नी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, की भाई जो कंट्रीज जो होती हैं उसका आसपास की जो कंट्रीज है उसके साथ इंटीग्रेट करके आप कैसे बिजनेस इजीली तरीके से कर सकते हैं, वो पढ़ना है। उसमें से ही कुछ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट हुए जैसे यूरोपियन यूनियन, एशियन सार्क, नाफ्टा, ये पढ़ना है। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। अगर हम बात करें अकाउंट्स में, तो जो 11th से लेकर आप ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं वो सारी अकाउंटिंग है, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट हो गया, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, फिर है शेयर कॉर्पोरेट अकाउंट में आ गया, इशू फॉर फीचर्स, रीइशू, लिक्विडेशन, मतलब बच्चा वाला जो अपने पढ़े हैं, होल्डिंग कंपनी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाइए, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सारा। एक नया चीज आपके लिए क्या होगा सर, ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जिसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस, ऑडिटिंग के पार्ट है ना, क्या आपका ऑडिटिंग क्या होता है, वह वॉचिंग क्या, वेरिफिकेशन क्या, ये और रिसेंट ट्रेंड्स जो है ऑडिटिंग के, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, ये सारा चीज पढ़ना है। फिर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिमांड क्या, फिर कंज्यूमर बिहेवियर क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या, थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या, शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट क्या, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिफरेंट मार्केट का वो पढ़ना है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पढ़नी है ना। उसके साथ साथ बिजनेस फाइनेंस में आइएगा तो बड़ा मजेदार चैप्टर है, स्कोप और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग पढ़नी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की चर्चा करनी है, रिस्क और रिटर्न एनालिसिस है ना, एसेट सिक्योरिटाइजेशन पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट और इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। ये हो गया आपका 4th नंबर में। स्टैट्स में वो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, बड़ा मजेदार। फिर डेटा कलेक्शन, देखो यहां से सारा रिसर्च की चीजें हैं, यहां से तो आपको स्टैट्स में इतना पढ़ना है, बाकी रिसर्च अगर पेपर 1 आप पढ़ लिए हैं तो फिर यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये मैं पढ़ाऊंगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह सारा चीज पढ़ाऊंगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम वगैरह सब यहां मैं पढ़ाऊंगा। उसके साथ है बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम, देखो यहां दो मैनेजमेंट और एचआरएम को मिक्स कर दिया गया तो, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी मिक्स किया गया है, तो सारी चीजें हमें यहां पढ़नी है, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मोटिवेशन, उसके लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, कंपनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारा पढ़ना है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, पर्सनालिटी है ना, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनामिक्स, ये सारी चीजें, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये भी पढ़ना है। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करनी है तो यहाँ ओवरव्यू बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, कमर्शियल, रीजनल, रूरल बैंक, फॉरेन बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में बेसल नॉर्म्स की चर्चा करनी है, रिस्क मैनेजमेंट की चर्चा करनी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेजमेंट की चर्चा करनी है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मार्केट हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें एनबीएफसी आ गए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए, ये सब पढ़ना है। म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड पढ़ना है। फाइनेंशियल रेगुलेटर जो इंडिया में है उनकी चर्चा करनी है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसकी चर्चा करनी है ना जी। ये उसके साथ डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज की चर्चा करनी है। इंश्योरेंस के टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की चर्चा करनी है, उसकी एक हेड बॉडी है इरडा, उसकी आपकी चर्चा करनी है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट की चर्चा करनी है, तो मार्केटिंग जिसमें कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग पोजीशनिंग, एसटीपी पढ़ना है। प्रोडक्ट डिसीजंस, जहां न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिसीजंस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना, ये पढ़ना है। प्राइसिंग डिसीजंस पढ़ना है। फैक्टर के कौन कौन सा प्राइस डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है। प्राइसिंग पॉलिसी की स्ट्रेटजीज पढ़नी है।
प्रमोशन डिसीजन पढ़ना है ना, कौन कौन से प्रमोशन के मेथड होते हैं, सेल्स, प्रमोशन है ना, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन पढ़ना है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन है, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है आपको, कंज्यूमर का बाइंग प्रोसेस तरीका क्या होता है, कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं कस्टमर, ये पढ़ना है, सर्विस मार्केटिंग, मार्केटिंग के ट्रेंड्स क्या है वो पढ़ना है, ऑनलाइन, ग्रीन, डायरेक्ट मार्केटिंग और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस भाई साहब ये पढ़ना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, कंपनी कंपटीशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आरटीआई एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस एक्ट और लास्ट में है इनकम टैक्स। इसमें आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स पढ़ना है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, डिडक्शन भी है और इंटरनेशनल टैक्स, ये सारा चीज आपको डिटेल में पढ़ना है। तो मैं एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर आपको लेक्चर्स अभी से ही देखना शुरू करना है तो अब नेट वाले भैया एक चैनल मेरा ही है जिसमें यूसी नेट की प्रिपरेशन होती है, तो वहां भी जाके आप इसको पूरा पूरी देख सकते हैं। वैसे यहां भी मैं कराऊंगा लेकिन इस चैनल पे ऑलरेडी 500 प्लस लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके भी इसको देख सकते हैं। तो ये रहा सिलेबस है ना, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शुरुआत करिए पढ़ाई, क्योंकि साल में एक ही बार आने वाला है ये, तो अब आ जाएगा, 1-2 महीना के अंदर आ जाएगा। तो पढ़ाई सिलेबस थोड़ा हैवी है तो आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, नहीं जी। चलिए शुरुआत करते हैं पढ़ाई, लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएगा आपको भी, ठीक है। आज आप सिलेबस देखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।